नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौबार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवासी उत्तराखंडी 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में जुटने जा रहे हैं। मौका है दूसरे प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन के आयोजन का। इस एक दिवसीय सम्मेलन में उत्तराखंड की 25 वर्षों की यात्रा पर प्रवासी उत्तराखंडी अपने नजरियों को सामने रखेंगे। साथ ही ये सुझाव भी देंगे कि उत्तराखंड को भविष्य में और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस सम्मेलन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है, जो कि 24 अक्टूबर 2025 की देर रात्रि तक चलेगी। अभी तक विभिन्न राज्यों के 200 प्रवासियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। पंजीकरण प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट पर जाकर कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ है। वर्ष 2024 से पहला प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 17 राज्यों के 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इस बार इस सम्मेलन में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु के अनुसार 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद ऑडिटोरियम में इस सम्मेलन की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सम्मेलन 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र पर्यावरण से संबंधित रहेगा, जिसके लिए वन विभाग के पीसीआरएफ एसपी सुबुद्धि को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। दूसरा सत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण से संबंधित रहेगा, जिसके लिए दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रमुख सचिव के अनुसार सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रवासी उत्तराखंडियों से सीधा संवाद भी करेंगे। संवाद का यह कार्यक्रम करीब 1 घंटे का होगा। अभी तक इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड आदि प्रदेशों से 200 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सम्मेलन के पश्चात शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी दून विश्वविद्यालय में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासियों को एक मंच पर लाने और उन्हें अपनी मातृभूमि से सक्रियता से जोड़ने तथा राज्य के विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पिछले आयोजन के हमारे अनुभव बेहद उत्साहित करने वाले रहे हैं। मैं उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित हो रहे इस सम्मेलन के लिए प्रवासी उत्तराखंडियों को सादर आमंत्रित करता हूं। प्रवासी उत्तराखंडियों के सुझाव उत्तराखंड के विकास का रोड मैप तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होना बड़े सौभाग्य की बात है। अनेकों विकास कार्य और उपलब्धियां इन 25 वर्षों में प्रदेश में हुई हैं, जिसको लेकर भाजपा पार्टी व सरकार द्वारा भी अनेकों कार्यक्रम किए जाएंगे। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड को 25 वर्ष अब पूर्ण हो जाते हैं और इस 25 वर्षों में उत्तराखंड में अनेक ऐतिहासिक यात्राएं शुरू हुई है और अनेक विकास कार्य इस उत्तराखंड में 25 वर्षों में हुए हैं। और इस 25 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक कार्यक्रम होने हैं और सरकार के माध्यम से भी अनेक स्थानों पर हम इसमें कार्यक्रम करने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार आगामी 2 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन कर रही है। आयोजन का उद्देश्य राज्य के 25वीं वर्षगांठ है, जिसमें पिछले 25 सालों में सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्य और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। सत्र के उद्घाटन अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। इस बार के विशेष सत्र में राष्ट्रपति का मार्गदर्शन उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को मिलने जा रहा है। ऐसे में भाजपा संगठन भी महामहिम के इस दौरे को लेकर खासा उत्साहित है और उनका मानना है कि प्रदेश के लिए ये सौभाग्य की बात है कि राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर महामहिम का मार्गदर्शन प्रदेश की विधानसभा को मिलने जा रहा है। हम सब लोगों का सौभाग्य है क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम जो विशेष सत्र आहूत किया गया है उसमें होने जा रहा है, तो हम सब लोग उसके लिए उत्साही हैं, क्योंकि महामहिम का इस उत्तराखंड में आना और हमारे विशेष सत्र में आना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरा होने पर उत्तराखंड सरकार इसमें रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। इस मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र का भी आयोजन किया जा रहा है।
आगामी 3 और 4 नवंबर को आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में उत्तराखंड के विकास और तमाम अन्य विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाह दी है। हरीश रावत ने अपने सलाह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा कि वह विधानसभा के विशेष सत्र को गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत करें। उन्होंने कहा कि 2 दिन का विशेष सत्र देहरादून में आयोजित करने के बजाय भराड़ीसैंण में आयोजित करना चाहिए। होना ही चाहिए विशेष सत्र जो है। 25 साल हो रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं 25 साल की, उनको भी याद करने का समय है। और जहां खामियां रह गई हैं, जहां कमजोरियां रह गई हैं, उसका विहंगम विवेचन करने की भी जरूरत है। आप जब रजत वर्ष से स्वर्ण वर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि आपके कदम 25 साल बाद सधे हुए तरीके से 26वें वर्ष में पड़े, उसके लिए कहाँ कहाँ कमजोरियां रह गई, कहाँ कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ कहाँ हमने गलत कर दिया, तो उसका विहंगम जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे, तो 2 दिन क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 दिन का होना चाहिए। मगर एक गलती फिर कर गए धामी, एक अवसर था उनके पास जो है कि ये सत्र 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, जो भी वो करना चाहते थे, ये चंद्रनगर में होना चाहिए था। उत्तराखंड में सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी खेल विभाग ने तैयार कर ली है। विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए युवाओं के हाई स्कूल में 45% या उससे अधिक अंक के साथ राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल विभाग ने भर्ती से पहले प्रशिक्षण देने की एसओपी तैयार की है। प्रशिक्षण का मकसद युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए तैयार करना है, जिससे वह सेना में अपना करियर बना सके। अग्निवीर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए इच्छुक युवक और युवतियों के लिए उत्तराखंड राज्य का मूल व स्थायी निवासी या उत्तराखंड राज्य में किसी संस्थान में अध्ययनरत व सेवारत होना अनिवार्य है। इसके अलावा हाई स्कूल परीक्षा में प्रत्येक विषय में 33% अंक से अधिक और आयु 16 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण के लिए जिला खेल कार्यालय व जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की शानदार सैन्य परंपरा रही है। यहाँ के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में जाता है, इसलिए सरकार अग्निवीर भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को सेवा काल के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। भयंकर आपदाओं के बाद प्रदेश सरकार अब जनजीवन को सुचारू करने में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि आपदाओं के दौर में भाजपा सरकार ने पीड़ितों को न तो कुछ दिया है और न ही कुछ उनके लिए किया है। भाजपा के नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता आपदा के समय पीड़ितों के पास मौजूद नहीं हुए और केवल मुख्यमंत्री का जाना भी फोटो ऑप्स तक सीमित रहना ही दर्शाता है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कांग्रेस के चतुर्भुज नेतृत्व को धराली से थराली तक आपदा पीड़ितों के न्याय के लिए न्याय यात्रा का भी आह्वान किया जा रहा है। यूके SSC परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी भी सीबीआई जांच का मुद्दा बुनने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस सीबीआई जांच को लेकर दुविधा में है। विपक्ष नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो। कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है और लोगों को गुमराह किया, जबकि धामी सरकार हमेशा से युवाओं की समर्थक रही है। सरकार ने युवाओं के हित में फैसला लिया है और आगे भी युवाओं की बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी। सीबीआई जांच को लेकर के कांग्रेस पार्टी दुविधा में है और कांग्रेस पार्टी कभी भी युवाओं के आंदोलन की समर्थक नहीं रही है और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कभी कि सीबीआई की जांच हो। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए
प्रदेश के अंदर लोगों को गुमराहित, युवाओं को गुमराहित करने का प्रयास कर रही थी। इसके अलावा उनके पास कभी युवाओं को लेकर के उनके सकारात्मक उनके बारे में सोचे, या ऐसी कभी कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी बेरोजगारों से प्रश्न कर रही है, कभी सरकार से प्रश्न कर रही है, तो उन्हें अपनी क्लियर स्टैंड को ये करना चाहिए कि वो आखिर चाहती क्या है। देहरादून में प्रस्तावित सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री जोशी ने बताया कि पूरी कोशिश की जा रही है कि राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य धाम का उद्घाटन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की व्यस्तता के बावजूद उम्मीद है कि वे उत्तराखंड आएंगे और सैन्य धाम राज्य को समर्पित करेंगे। ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। उन शहीदों के सम्मान में ये विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है, जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और हमारी सरकार का संकल्प जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और हमने पूरे देश के स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेहतर हमने उसको यहाँ पर बनाया है। और धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उसके मंदिर इसमें है, म्यूजियम इसमें है, थिएटर इसमें है। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर यहाँ दिखाई जाएगी। अमर जवान ज्योति जो लगातार जलेगी, लोगों को प्रेरित करेगी, उनको हमारे शहीदों की वीरता की याद दिलाएगी। और आज मैं अपने कमेटी के सदस्यों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण करने आया हूँ। गढ़वाल मंडल विकास निगम और आंध्र और प्रदेश सरकार का शीतकालीन यात्रा के लिए निगम के होटलों में 50% की छूट देने का उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने स्वागत किया है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने इससे स्वयं को समृद्ध करते हुए इसका समर्थन किया व उत्तराखंड के विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली सहित अन्य स्थानों पर भी होटलों में 50% की छूट देने की घोषणा की। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि शीतकालीन यात्रा हम सबका सपना था कि यह यात्रा अच्छी तरह से चले और सालों से इसके लिए प्रयासरत थे। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने उत्तराखंड के सारे होटलों, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली के 4 धाम यात्रा मार्गों पर शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए 50% की छूट देने की घोषणा की, जिसका उत्तराखंड होटल एसोसिएशन स्वागत व समर्थन करता है। देहरादून के ढोईवाला क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी ढोईवाला से जॉली ग्रांट अस्पताल रेफर किया गया है। घायल बदमाशों की पहचान सोहेल खान और शानू के रूप में हुई है, जो दून अस्पताल के सामने हुई फायरिंग के मुख्य आरोपी हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। एक बदमाश जंगल में फरार हो गया। बाद में तीसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएसपी अजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। बदमाशों के पास से एक स्कूटी, 2 तमंचे, जिंदा और खोखे राउंड बरामद हुए हैं। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा अपनी स्कूटी को रॉन्ग साइड से छिद्दरवाला से लालतापड़ के बीच स्थित काली मंदिर के निकट जंगल के कच्चे रास्ते पर उतारकर तेजी से भागने का प्रयास किया गया, जहां जंगल के अंदर लगभग 100 मीटर आगे अभियुक्तों की स्कूटी गिर गई। मौके पर पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में किए गए जवाबी फायर में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लग गई, जिनके पास से पुलिस टीम को 2 तमंचे तथा 4 जिंदा व 2 खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनका एक साथी जावेद मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया, यानी कि इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि रोहन और विशाल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियुक्तों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपने अन्य साथियों काव्यांश धामा, रोहन तथा विशाल के कहने पर दून अस्पताल के पास रात्रि में दिशांत नाम के युवक, जिससे काव्यांश का पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था,
उसको गोली मार दी थी। तभी से पुलिस द्वारा उनकी तलाश की जा रही थी, जिससे बचने के लिए वे इधर उधर छिपते फिर रहे थे। एक मामले से विवाद में दो पक्षों द्वारा जो है झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद दोनों पक्ष दून अस्पताल पहुंचे थे। वहां अपना मेडिकल कराने के उपरांत एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है वो बाहर चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान जो दूसरा पक्ष जिससे झगड़ा हुआ था उनके कुछ साथी वहां पर स्कूटी से पहुंचते हैं और इसके बाद वहां हॉट टॉक के उपरांत थोड़ी देर बाद वापस आकर जो इसमें एक दीक्षांत करके एक लड़का है जिसके साथ विवाद हुआ था और वो अपना मेडिकल करा के बाहर जान पहचान के लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद उस पर जो है एक फायर किया गया था जो उसके पेट में लगा था। तत्कालीन उसे आकस्मिक परिस्थितियों में जो है अस्पताल एडमिट कराया गया और बाकी ऑपरेशन उपरांत वो खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम में मुकदमा जो है जानलेवा हमले और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज था। लगातार टीम जो इस हमलावर की तलाश कर रही थी, जो दो लोग अज्ञात पहुंचे थे। साथ ही साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि जो दो पक्षों में एक पक्ष था जिसमें राहुल, रोहन, विशाल और धामा थे, जो एक पक्ष था, इनके कहने पर ही दो युवक जो है आए थे और जो जिनके द्वारा इस तरह का जानलेवा हमला किया गया था। विकासखंड द्वारा हाट के अंतर्गत बगवाली पोखर में वर्षों से चला आ रहा पौराणिक बगवाई कौतिक का मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज हो गया। वहीं मेला अध्यक्ष हरि सिंह भंडारी ने मुख्य अतिथि सहित सभी का स्वागत किया। मेले में पुलिस की व्यवस्था काफी चाक चौबंद नजर आई। बता दें कि बगवाली पोखर में दीपावली पर्व के बाद भैया दूज के दिन से लगने वाला 3 दिवसीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक बगवाई कौतिक विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अल्मोड़ा से आए सांस्कृतिक स्थानीय कलाकारों एवं विभिन्न विद्यालयों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मंगल गीतों के साथ छोलिया नृत्य प्रस्तुत किए गए। तिवारी जी के नाम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है ना। आज भी विकास के नाम की चीज़ें कहाँ हैं? देख रहे हैं आपके एक साल 1.5 साल हो जाते हैं, कोई किसी उसमें कोई काम ही नहीं हो पाते। इसी रोड की बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। जिस रोड से आप आते हैं 3 साल के अंदर रोड का क्या हाल हुआ? क्या आज यदि कोई अनजान आदमी उस रोड से चला गया तो मेरे को लगता है उसकी गाड़ी बिल्कुल नीचे ही जाएगी। लेकिन मैंने कह रखा है अभी मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर ये रोड का काम हो भी जाएगा। देश भर में 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ छठ महापर्व शुरू हो रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बिहारी महासभा छठ महापर्व तैयारियों में जुट गई है। बिहार महासभा ने आज छठ पर्व की तैयारी को लेकर बैठक की है। बैठक में छठ घाटों की सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बता दें कि संतान की कुशल कामना के लिए महिलाएं यह कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। देहरादून में कई जगहों पर छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। इसमें माल देवता, टपकेश्वर, प्रेमनगर, चंद्रबनी जैसे कई स्थान शामिल हैं। बिहारी महासभा के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत दीपावली के 6 दिन के बाद से शुरू होती है। इसमें सूर्य देव और षष्ठी देवी की पूजा का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि बिहारी महासभा 20 सालों से छठ महापर्व का आयोजन कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से टपकेश्वर महादेव मंदिर, प्रेमनगर, चंद्रबनी, माल देवता में मुख्य रूप से छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा करेगी। इस बार हर साल की भांति पिछले जैसे छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा करते आई है, इस बार भी उसी तहत 5 जगहों पे छठ पूजा की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः शुरू हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ था। वहीं से टपकेश्वर मंदिर में घाटों की व्यवस्था बनाना, साफ सफाई कराना और वहाँ पे सारे व्यवस्था जैसे व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराना, अलाव की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और भोजपुरी मधुर संगीत की व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों ने 27 तारीख को छुट्टी की मांग की है प्रशासन से और आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के इस पर ध्यान देंगे और छुट्टी की घोषणा करेंगे। प्रशासन की ओर से पुलिस की व्यवस्था हमें चाहिए, साफ सफाई करने में हमारा सहयोग करें, वो बिजली मुहैया कराने में सहयोग करें। वहाँ पे एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, फायर ब्रिगेड की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो प्रशासन के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि ये व्यवस्थाएं वहाँ पे कार्यरत रहेंगी।
दीपावली के पर्व पर जहां पूरे प्रदेश में खुशियों का माहौल रहा, वहीं पटाखों के कारण वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली के बाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि पहाड़ी शहरों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 के बीच दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। इनमें ऋषिकेश और टेहरी जैसे शहर शामिल हैं। वहीं देहरादून, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी जैसे मैदानी इलाकों में AQI का स्तर 101 से 200 के बीच पाया गया, जो हल्के से मध्यम प्रदूषण की श्रेणी में आता है। उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिवाली के 7 दिन पहले और दिवाली के 7 दिन बाद एक पूरे 2 सप्ताह का जो पूरा पोल्यूशन और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए स्टेशंस लगाए गए, 17 स्टेशंस स्थापित किए गए हैं, जिसमें कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है 3 हमारे, और साथ में बाकी अन्य 17 लोकेशंस पे मैनुअल हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो दिवाली के AQI बढ़ने की जो एक प्रवृत्ति रहती है, उसमें मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ के शहर है उसमें हमारा AQI सेटिस्फैक्ट्री लेवल का रहा, जो 50 से 100 के बीच में रहा है, जिसमें ऋषिकेश और टेहरी जैसे जनपद भी है जिनका AQI आपका 100 से नीचे रहा है। लेकिन देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी और काशीपुर ऐसे सिटीज़ है जो मैदान के जो क्षेत्र है उसका AQI हमारा मॉडरेट रहा है। मॉडरेट मतलब 101 से लेकर 200 के बीच में रहा है। जैसे काशीपुर का 167 168 रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।